कल्पना कीजिए एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां कभी हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार होता था, जहां देश के सबसे बड़े उद्योगपति अपनी कंपनियों का भविष्य तय करते थे, जहां हर दिन निवेशकों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन आज वहां सन्नाटा है, ना कोई ट्रेडिंग है, ना कोई शोर, सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। क्या आप यकीन करेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज सिर्फ एक बड़े स्कैम के बाद में कभी वापस खड़ा नहीं हो पाया। आखिर कौन था वो शख्स जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया? कैसे कि स्कैम लाखों निवेशकों को भरोसा तोड़ दिया, और अब इतने सालों बाद आखिर क्यों फिर से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की चर्चा हो रही है? आज इस न्यूज के अंदर इस फिल्म से कोई कम नहीं है ये न्यूज, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी को पता चलेगी जो शायद मार्केट के अंदर आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साल था दोस्तों 1830। उस समय भारत में ना तो आधुनिक स्टॉक मार्केट था, ना ही कंप्यूटर। कोलकाता उस दौर में ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता था। यहीं जूट मिली थी, चाय बागान थे, शिपिंग कंपनियां थी और बड़े बड़े कारोबारी थे। शेयरों की खरीद बिक्री किसी शानदार इमारत में नहीं, बल्कि एक नीम के पेड़ के नीचे होती थी। ब्रोकर वहीं इकट्ठा होते थे, ऊंची आवाजों में बोलियां लगती थी और हाथों हाथ सौदे पूरे कर लेते थे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। फिर मई 1908 में 150 सदस्यों के साथ आधिकारिक रूप से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसी ने सोचा था कि यही एक्सचेंज एक दिन पूरे पूर्वी भारत की आर्थिक पहचान बन जाएगा? आज हम एनएसई और बीएसई की बात करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सीएसई का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। 1980 के इसे स्थायी मान्यता मिली थी। जूट, चाय, इंजीनियरिंग, शिपिंग, पूरी भारत की ज्यादातर बड़ी कंपनियां इसी एक्सचेंज में लिस्ट थी। यह सिर्फ एक बाजार नहीं था, यह बंगाल की आर्थिक धड़कन था। यहाँ हजारों निवेशकों के रोज ट्रेड किया करते थे। अगर किसी कंपनी को पूंजी जुटानी होती तो सबसे पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का दरवाजा खटखटाया जाता था। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, साल 1999 तब से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की उल्टी गिनतियां होना शुरू हो जाती हैं। भारतीय शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी का बूम था, आईटी कंपनियों के शेयरों में आसमान छू रहे थे। इसी दौरान एक नाम तेजी से मशहूर होने लगा था। तो दोस्तों, नाम था केतन पारेख। वह खुद को मार्केट का जीनियस साबित कर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उसने करीब 10 शेयर चुने, जिन्हें बाद में K10 स्टॉक कहा गया। इनमें आईटी, मीडिया और टेलीकॉम कंपनियां शामिल थी। अब शुरू हुआ असली खेल। लोगों के जरिए शेयर खरीदना, फिर उन्हें लोगों के द्वारा बार बार खरीद बिक्री करके नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाना, जिसे सर्कुलर ट्रेडिंग कहा जाता है। बाहर देखने वाले निवेशकों को लगता है वह इस शेयर में तो बहुत खरीदारी हो रही है, और जैसे ही आम लोग पैसा लगाते हैं, केतन पारेख चुपचाप अपने शेयर बेच देता, और यह यानी कि मुनाफा उसकी जेब में और नुकसान आम निवेशकों के हिस्से में चला जाता। बैंकों के पैसों का खेल खेला गया, और सबसे बड़ा दाव, इतना बड़ा खेल खेलने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होती है। यही हुई सबसे बड़ी गलती। बताया जाता है कि माधवपुरा मर्सेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक समेत कई संस्थानों से भारी भरकम रकम जुटाई गई। इन पैसों का इस्तेमाल शेयरों की कीमतें ऊपर चढ़ाने में हुआ करता था। जब तक बाजार ऊपर जा रहा था, सब दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्च 2001 आ गया और यहीं से कहानी पलटना शुरू हो गई। दोस्तों, मार्च 2001 का बजट आया। बाजार को उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, शेयर गिरने लगे। जो शेयर कृत्रिम तरीके से ऊपर पहुंचाए गए, वे सबसे तेजी से टूटे। बैंकों ने कहा अब पैसा वापस चाहिए। गिरवी रखे शेयरों की कीमत लगातार घट रही थी। ब्रोकर की मजबूरी में शेयर बेचना शुरू कर दिया। बिकवाली बढ़ती गई और बाजार टूटता चला गया। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर कई ब्रोकर डिफॉल्टर हो गए। सेटलमेंट पूरे नहीं हो सके, निवेशकों का पैसा फंस गया, लोगों का भरोसा टूट गया, और कोई भी बाजार ज्यादा दिन नहीं टिकता। जब भरोसा बाजार से टूटता है तो बाजार ज्यादा लंबा टाइम चलता नहीं है। उसी का असर मार्केट पर देखा गया। स्कैम के बाद में निवेशकों ने फैसला किया, उन्होंने अपना कारोबार सीधा एनएसई से लेकर बीएसई तक शिफ्ट कर दिया। जहां बेहतर टेक्नोलॉजी थी, ज्यादा पारदर्शिता थी, जहां ज्यादा लिक्विडिटी थी। 2005 से 2012 के बीच में सीएसई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% से ज्यादा गिर गया था।
कभी जहां लाखों निवेशक शेयरों में खरीद बिक्री होती थी, वहां मुश्किल से कोई ट्रेड होता था। एक समय का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा था आप सबकी आंखों के सामने। आखिर 2013 में नियमों की पालना नहीं करने और जरूरी तकनीकों मानकों पर खरा न उतरने के कारण सेबी ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बंद कर दी। उस दिन के बाद इस एक्सचेंज में एक भी सामान्य ट्रेड नहीं हुआ। सिर्फ सीएसई नहीं, उसी दौर में भारत के पुराने क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी बंद हो गए, क्योंकि पूरा बाजार अब राष्ट्रीय स्तर पर एनएसई और बीएसई की तरफ सिमट चुका था। अब 2026 में एक बार फिर से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की चर्चा में बात आना शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार जो अभी रिसेंट में बनी है, अगर इसे दोबारा शुरू किया जाए तो पूर्वी भारत की कंपनियों को पूंजी जुटाने का नया विकल्प मिल सकता है, रोजगार बढ़ सकता है, कोलकाता फिर से वित्तीय केंद्र बनने की कोशिश कर सकता है। लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले सेबी की मंजूरी चाहिए, आधुनिक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, मजबूत क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सबसे जरूरी निवेशकों का जो टूटा हुआ भरोसा है उसे वापस लाना होगा, और यही सबसे बड़ा कठिन काम है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। शेयर बाजार सिर्फ पैसों से नहीं चलता, वो भरोसे से चलता है। जब सिस्टम पारदर्शी होता है तो निवेशक आते हैं, लेकिन जब लालच, हेराफेरी, धोखाधड़ी हावी हो जाती है तो सदियों पुरानी संस्थाएं भी खत्म हो जाती हैं। अब देखना होगा क्या कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से वापसी कर पाएगा या हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही शेयर बाजार की सच्ची कहानियों के लिए हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।